लड़कियों को ऐसे लगता है कि यार कैसे पॉसिबल है हम घोड़ा चलाएंगे। तो मैंने सबसे पहले कि बेटा आपको घुड़सवारी करनी है, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर के भाई हम घोड़े चलाते हैं। तो बोले कि इंडिया में ना ये कल्चर बहुत कम है, लोगों का ये टेस्ट नहीं है, लोग ना मॉडर्न ज़्यादा बनना चाहते हैं। जो बाहर जो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्री है वो पीछे जाना चाहती है क्योंकि उन्होंने सब देख लिया, अब वो अपने पूर्वजों की लाइफ जीना चाहते हैं। जब मैंने अभी मेरी 23 बेटियां हैं जो आप बता रहे थे, जब मैंने 21 बेटियां गोद ली तो उसके पीछे काउबॉय का कोई वो नहीं था कि जस्टिन बीबर ने भी आपको कोई इंस्टा पे फॉलो किया या ऐसा कुछ किया? जो राजा महाराजा थे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी इनके ऊपर, तो हजारों साल से तो इनकी पीठ पे बैठने से कॉन्फिडेंस आता है। तो मारवाड़ी से इसलिए हर आदमी लव करता है मारवाड़ी घोड़े से। घोड़े का लगाव एक बार हो गया, वैसे तो डॉग्स का, कैट का, गाय भैंस सबका अपना अपना होता है, लेकिन अगर घोड़े का लगाव अगर किसी को हो गया तो क्योंकि वो आपको प्लेजर देता है। दुनिया में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप राइड कर सकते हो। अल्लाह ने हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब मर्द का आखिरी मुकाम क्या है, जहाँ पे मर्द को लगे कि इसके बाद तो बस दुनिया खत्म है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी वाइफ है श्वेता हुड्डा मिलता, वो भी कोई घोड़ों का गेम खेलती है। वो कौन सा खेल है? जिन्होंने ਤੁਹਾਡੀ जवानी नहीं देखी ना कख नहीं देखा। जिसने वसीम अकरम की जवानी नहीं देखी उसने सच में कुछ नहीं देखा क्रिकेट में। ये जो जाट संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, ये बताते हैं कि आपके गांव के लोगों ने दान कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पसंद है नेचर के साथ, घोड़ों के साथ, और इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं हो सकता कि आप नेचर के बहुत पास रहते हैं। तो ये काउबॉय घोड़ों की दुनिया में जो रहता है उसको काउबॉय कैसे कहते हैं? तो पूर्वज थे जो हमारे दादा पिताजी, ये सब गांव में तो काउबॉय ही थे। हिम्मत से उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर निकल गया, और जबकि मैं उस लेवल का प्लेयर नहीं था कि मैं इंडिया के टॉप 25 में आऊँ, मैं नहीं था। दी हरियाणा टॉक्स के युवा टॉक्स सीरीज में आज हमारे खास मेहमान है अजीत नांदल। अजीत नांदल भारत के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रहे हैं और अब एक काउबॉय के नाम पे इनकी पहचान है, फर्स्ट इंडियन काउबॉय। और इनकी जो ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो एक काउबॉय की तरह ही ये वैसे भी जीते हैं। और आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में पहुँचे हैं तो हम इनसे एक काउबॉय की लाइफस्टाइल क्या होता है, घोड़ों की ज़िंदगी क्या होती है उनके साथ रहने की, और ये जो लग्जरी लाइफ है जो जंगलों में आपने देखे होंगे काउबॉय जो घूमते हैं, इंडिया में तो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन फ़ॉरेन में ये ज़्यादा कल्चर में है और ट्रेंड में है। तो हम अजीत नांदल से आज बहुत सारी बातों जो डिस्कस करेंगे विषयों पर। अजीत भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। और बताइए। मैं बिल्कुल सही, बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है आज अपनी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत काफ़ी दिन से मेरा भी था कि मैं आपसे मिलूं, और ये बहुत बड़ी बात है कि रोहतक में ऐसा एक पॉडकास्ट, एक प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है कि जिसमें जो अलग विचारधारा या अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं जिनसे आप जुड़ रहे हैं और दुनिया को जोड़ रहे हैं, वो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं पहले हम आपको अक्सर MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कैंपस में मुलाकात हो जाती थी कहीं ना कहीं। अब तो आप जब भी हम पता करते हैं कि अजीत नांदल भाई कहाँ है तो क्या जयपुर में अपने फार्म हाउस पे है। तो ये फार्म हाउस से आपने कब बनाया और कहाँ कब शिफ्ट हुए वहाँ पे? मैं अभी 1 साल से, वैसे मैं राजस्थान में ही ज़्यादा घूमता हूँ, मुझे घोड़ों पे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं काउबॉय का लाइफस्टाइल और एक जीवन शैली जीता हूँ काउबॉय की, और मुझे पसंद है नेचर के साथ, घोड़ों के साथ, और इससे बढ़िया प्रोफेशन नहीं हो सकता कि आप नेचर के बहुत पास रहते हैं। और घोड़ों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है बचपन से ही। तो मेरे को एक रेंच बना के रहना था जो पहाड़ों में, जंगल में हो, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सिर्फ मेरे घोड़े हों और नेचर हो। मुझे रात को तारों की छाँव में ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो ये मेरा लाइफ है। अच्छा बताओ, काउबॉय
काऊ तो गाय होती है अपने आप हरियाणा में, तो इंडिया में तो गाय कहते हैं। तो ये काऊ बॉय घोड़ों की दुनिया में जो रहता है उसको काऊ बॉय कैसे कहते हैं, ये थोड़ा सा हमें समझाओ। बेसिकली तो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे दादा पिताजी, ये सब गांव में तो काउबॉय ही थे। काउबॉय का मतलब चरवाहा, जो गाय को चराने वाला है। पाली क्या है? पाली, जिसे आप हरियाणवी में हम पाली कहते हैं, पाली। हाँ हाँ। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करते थे गायों को लेके, तो वो घोड़े पे ट्रैवल करते थे। तो उन्होंने अपने इस लाइफस्टाइल को इतना रिच बनाया कि लोग उसकी कॉपी करने लगे, लोग वो जीना पसंद करते हैं वो लाइफस्टाइल। तो बाहर देशों में बहुत ज़्यादा चलन है। लड़के लड़कियां उन्होंने अपना एक प्रोफेशन ही बना रखा है, जैसे मैंने कि उनको लगता है कि हम इस लाइफस्टाइल में बहुत सुकून है और हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं। एक हमारी कम्युनिटी है पूरी दुनिया में, हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। हमारी आपस में जब वीडियोस या टॉक आपस में बात होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हम एवरी टाइम वी टॉक ऑन हॉर्सेस और राइडिंग और लॉन्ग राइड और सफारी। हम इस टाइप की बातें करते हैं कि भाई घोड़े पे ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा, अपने इंडिया में ऐसे कितने काउबॉय है आप जैसे? इंडिया में नहीं है कोई, मतलब लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन पहले जो थे राजस्थान में थे कुछ ऐसे जो वो ये शैली जीते थे। लेकिन उनकी शैली में इंडियन टच ज़्यादा था, वेस्टर्न टच नहीं होता था। तो जैसे मेरे पिताजी भी घोड़े के ऊपर खेत में जाते थे, वो सब गांव में जाते हैं, तो वो टच था। तो वेस्टर्न टच नहीं था। आप हैट लगा रखा है, आपकी एक अलग लाइफस्टाइल है, आपके रूल्स हैं काउबॉयज़ के, आप कैसे जियोगे, आप वुमन रिस्पेक्ट, आपकी गन रिस्पेक्ट, आप हॉर्स रिस्पेक्ट, आपका एक अलग विचारधारा से आप जुड़ जाते हैं। अच्छा, हम काउबॉय पे एक बार वापस आएंगे, उससे पहले हम आपके जो इंटरनेशनल आप हॉकी प्लेयर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। कब आप हॉकी खेले और इंडिया टीम में भी आप रहे हैं? मैं 98 में, मैं 10th क्लास में था, तो मैं CRZ में पढ़ता था, CRZ सोनीपत। वहाँ पे एक टूर्नामेंट हुआ हरियाणा सीनियर स्टेट। तो KPS गिल साहब हमारे प्रेसिडेंट होते थे हॉकी के, IHF के, तो वो उसमें चीफ गेस्ट आए। तो मैं किस्मत से उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर निकल गया। और जबकि मैं उस लेवल का प्लेयर नहीं था कि मैं इंडिया के टॉप 25 में आऊँ, मैं नहीं था, क्योंकि मैं तो +1 में हुआ था तब। तो उन्होंने अनाउंस किया कि इस लड़के को 25 में इंडियन टीम में, ये लड़का मैं आज से सेलेक्ट करता हूँ, इसको इंडिया कैंप देता हूँ। 25 में? 25। तो आप इंडिया के 25 में हो, 30 में हो, वो टीम इंडिया ही कहलाएगी। तो ये ज़रूर नहीं है कि आप 16 में जा रहे हो तो वो इंडिया टीम है। इंडिया टीम जो कैंप्स में जितने 25 लड़के हैं, 22 लड़के हैं, वो सब इंडियन टीम। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और फिर उसके बाद मैं लगातार 2005 तक 25 में बना रहा। और फिर मैं पटियाला चला गया, ऐसे ही डिपार्टमेंट्स, एयरलाइंस में, पंजाब पुलिस में। तो वो मेरी जर्नी थी। मेरे को बैक पेन ज़्यादा था, तो मैं कभी भी मैं मेजर टूर्नामेंट नहीं खेल पाया। और दूसरा बस ये था कि हमारे घर में कभी से मेरा जो इधर की तरफ जो मेरा जो फोकस ज़्यादा फिर चला गया घोड़ों की तरफ। तो क्या था कि हमारे घर में कभी से एक घोड़ी होती थी, तो मेरा सपना था कि दादाजी के टाइम से, पिताजी दादाजी के टाइम, दादाजी, तो बल्कि और पहले के टाइम से। अच्छा, हमारे दर्शक वैसे तो आपको जानते ही हैं सब, लेकिन वो अपने गांव का भी थोड़ा सा बता दे, कौन सा गांव है? और मेरा बोर गांव है जी। और बोर तो काफ़ी हमारा मठ है, अस्थल बोर, बहुत फेमस गांव है, मान्यता भी है। हाँ जी। और काफ़ी बड़ा और दानवीरों का गांव बोला जाता है। काफ़ी हमारे पूर्वजों ने गांव, ये जो जाट संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, ये बताते हैं कि आपके गांव के लोगों ने दान कर रखा है। हाँ जी, हमारे जो गांव के जो पूर्वज थे, और आज भी अगर पूरे हरियाणा में अगर कहीं नाम लिया जाए दानवीर गाँव का तो बहुत सारे हैं, लेकिन बोर जो हमारा गाँव है उसका बहुत अच्छे और इज्जत से नाम लिया जाता है, क्योंकि एजुकेशन के लिए बहुत कम ऐसे गांव हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए लैंड को डोनेट किया है।
तो मैं उस गांव से बिलोंग करता लेकिन हूँ। बाद में जैसे जब ज़मीनों के रेट बढ़े 2004-05 के बाद, तो काफ़ी वहाँ पे ये एक्वायर भी हुई ज़मीन, तो लाइफस्टाइल जो यू गांव का है वो एकदम से चेंज हो गया और लोग बड़ा रिच हो गए, मकान, बड़ी बड़ी हवेलियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, और गन कल्चर भी गांव में तभी आया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी भी ज़मीन आई होगी इसमें। हाँ, हमारी भी ज़मीन आई, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है आपकी फैमिली में क्या माहौल है, आप किस तरीके से। अब मेरे पिताजी अनपढ़ हैं, मेरी माँ भी अनपढ़ हैं और खेती बाड़ी की है, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, और ये ही सिखाया कि भाई हमें ऐसे ही चलना है, ये लाइफ जीनी है भाई, किसान के बेटे किसान की तरह ही रहना है। और गन कल्चर वगैरह हमारे परिवार कुनबे में तो था नहीं और ना अब है। और भाई आपको ऐसा काम करना है जिससे समाज में कोई ये कहे कि वो इज्जत से जी रहे हैं, और हर बाप खासकर हरियाणा में यही चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे बने, सामाजिक रूप से उनकी इज्जत हो, उनके परिवार की इज्जत हो। तो हाँ, कुछ ऐसा होता है कि क्योंकि मेरा गांव रोहतक के सबसे लगता फर्स्ट साथ गांव लगता है। ज़मीनें महंगी थी, तो कुछ ऐसे भी बच्चे थे कि जो थोड़े से गलत ट्रैक की तरफ गए, लेकिन फिर भी ऑल ओवर मैं देखता हूँ हमारे गांव में बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा माहौल है। तो फिर फुल फ्लैज काउबॉय बन गए आप, क्योंकि जैसे बैक पेन आपने बताया तो हॉकी तो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो फिर काउबॉय कौन से साल में बने? और फिर आपने सारी दुनिया जो आपने जो जीवन जो है एक लाइफस्टाइल, वो एक घोड़ों की दुनिया ही आपने अपना ली, वो कब से स्टार्ट किया? और उसके बाद आप कहाँ कहाँ गए? बहुत सारे फेयर भी लगते हैं इसके, तो हॉर्स फेयर। काउबॉय कोई अवार्ड या कोई काउबॉय कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप बन गए काउबॉय या कोई आपको कोई चीज़ मिल गई, नाम मिल गया। काउबॉय बेसिकली वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की शैली है। तो मैं 2005 से मैं घोड़े रख रहा हूँ, मुझे पसंद था वो ट्रैवल करना घोड़ों पे, तो वो मैं चलता रहता था। कोई इंस्टा पे वीडियो चल रही है किसी का कुछ, तो कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो मेरी एक वीडियो पे कुछ बाहर के अच्छे जो वर्ल्ड के टॉप काउबॉयज़ हैं, उन्होंने प्रिंसेस महारा दुबई, उन्होंने अच्छे कमेंट किया कि इज़ इंडियन क्लिंट ईस्टवुड, बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं क्लिंट ईस्टवुड, वो इज़ ए इंडियन काउबॉय ऐसे। तो फिर वो क्या हुआ कि वो लोग फिर वो इंडियन काउबॉय गूगल पे वो ही चलने लग गया। तो बस वो मैंने कोई प्रोफेशन नहीं बनाया, वो तो मेरा था ही। तो अब मैं राजस्थान में जस्टिन बीबर ने भी आपको कोई इंस्टा पे फॉलो किया या ऐसा कुछ किया? जस्टिन बीबर का तो मैंने 2017 में 21 गर्ल्स को अडॉप्ट किया था। तो उनका एक मिशन है, सेव हर मिशन, वो गर्ल्स के लिए एक मिशन चलाते हैं अमेरिका में। तो उन्होंने मुझे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है सेव हर मिशन में। तो उन्होंने मेरे लिए ट्वीट किया था कि भाई इज़ ए गुड मैन, रियल मैन, जो गर्ल्स के लिए कर रहे हैं। तो वो फॉलो वगैरह नहीं किया, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया था। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये काउबॉय के तो बहुत सख्त नियम होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो इसके कोई नियम जो है, कौन कौन से नियम है? जैसे अभी आपने एक बात बताई कि भाई 23 बेटियों को आपने अडॉप्ट भी किया, उनकी मदद करते हैं, तो क्या ये काउबॉय के नियम में आता है या वैसे ही आपको ये तो एक भावना थी, सामाजिक काम था और बच्चियों के प्रति आपकी अच्छी भावना है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन क्या रहता है कि काउबॉयज़ का रूल्स हैं। जैसे आप वुमन रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा आपको औरत की इज्जत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको आपके घोड़े की इज्जत करनी पड़ेगी। आप भूखे रह सकते हैं, आपका घोड़ा नहीं। आप अपनी गन से रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी सेफ्टी, आपको सेफ्टी देती है। वो आप नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं कि आप नेचर को ख़राब करके आप कैसे जी सकते हैं, जब मान लो आप पेड़ काट रहे हो और वो सारी चीज़ें। तो जब मैंने, अभी मेरी 23 बेटियां हैं जो आप बता रहे थे, जब मैंने 21 बेटियां गोद ली तो उसके पीछे काउबॉय का कोई वो नहीं था कि कोई रूल्स हैं कुछ भी। वो मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला कि भाई आप मंदिर मस्जिद या कहीं भी आप
जो आप दान या कुछ भी करते हैं, तो उससे बढ़िया है कि जो गांव की, जो समाज की जो गरीब बेटियां हैं उनका कुछ ऐसा भला करो, क्योंकि और दानी सज्जन बहुत हैं जो मंदिरों में मस्जिदों में दे सकते हैं, भाई तुम ऐसा कुछ काम करो। तो फिर मैंने यहाँ आसपास में से 21 लड़कियाँ चूज़ करके, जो गरीब घरों से थी, जिनके किसी के फादर नहीं है, किसी की मदर नहीं है, या किसी कोई अपने मतलब उनके घर वालों को लगता था कि बहुत जल्दी शादी कर दें हम इन बच्चों की, तो मैंने वो अडॉप्ट की और भगवान की दया से अब वो मेरे साथ हैं। एक बेटी की मैंने शादी भी कर दी। अच्छा। हाँ, अभी मैंने रिसेंटली एक बेटी की शादी की है, और इसीलिए मैं, मेरी दाढ़ियों में ना वाइट ये बाल आ रहे हैं, तो पिता बनने हाँ, के ये लुक पिता वाला लुक है। हाँ, तो बस यही मेरा अच्छा, उनमें से कुछ बेटियां ऐसी भी है कि जो काफ़ी सक्सेस हुई है, कोई जॉब लगी है या कोई अच्छी हायर एजुकेशन में गई है? मेरी 2 बेटियां DU में पढ़ती हैं, और मेरी 8 बेटियां जो IC कॉलेज है उसमें अच्छी एजुकेशन करती हैं। कुछ मेरी बेटियां डांस में, स्पोर्ट्स में मेरी 2-3 लड़कियां जो नेशनल चैम्पियन बनी हैं, और बहुत अच्छी, वो हर प्रोफेशन में जो जिनका प्रोफेशन है वो अच्छा अचीव कर रही हैं। और जॉब की अभी एज अभी शुरू हुई है, तो वो भगवान ने चाहा तो जॉब भी अच्छी लग जाएंगी। और मेन जो मेरा फोकस था वो उनको कॉन्फिडेंस देना था कि उनको ये ना लगे कि हमारे पीछे कोई नहीं है। मेरी बेटियां घुड़सवारी करती हैं, तो गांव में मतलब लड़कियों को ऐसे लगता है कि यार कैसे पॉसिबल है हम घोड़ा चलाएंगे। तो मैंने सबसे पहले कि बेटा आपको घुड़सवारी करनी है, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर के भाई हम घोड़े चलाते हैं, हम वो मेरे को भाई बोलती हैं समाज में, वो मेरी बेटियां हैं पर वो मैं उनका बड़ा भाई हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी छोटी बहनों को या बेटियों को ना मैं वो कॉन्फिडेंस दूँ कि अपनी बातें रख सकें दूसरों के सामने। मैं एक आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं पिछले दिनों मेरे को प्रेसिडेंट मैम ने बुलाया, इनविटेशन आया मेरे पास कि प्रेसिडेंट मैम आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैं गया, तो प्रेसिडेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मैं बड़ा आराम से वहाँ पे, हिचक थी मेरे अंदर कि मैं क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने इतना अच्छा मेरे से बताया कि बेटा आप जो काम कर रहे हो ना वो इसलिए औरों से बेहतर है कि जब वो आदिवासी समाज से आते हैं कि जब हमारी शादी हुई और हमारी जैसी गांव में और लड़कियां हैं, तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती लोगों के सामने, अपने दुख को बता नहीं पाती या अपनी खुशी को बता नहीं पाती। वो दुनिया में एक ही चीज़ है जिससे वो अपने आप को बता सकती हैं, वो है एजुकेशन। तो जो गांव में लड़कियां उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता। जब वो ससुराल में जाती हैं शादी के बाद, तो वो अगर कोई उनको दुख है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, हम कैसे बताएं। तो एजुकेशन इतनी ज़रूरी है हिंदुस्तान में। तो उन्होंने बड़ा मतलब बहुत अच्छा मेरे को एक वो दिया कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर और भी खिलाड़ी है या और भी लोग ऐसे आगे आएँ तो हमारे हिंदुस्तान की बेटियों का बहुत भला हो सकता। तो फिरोज़ खान हम फिल्मों में देखते थे, घोड़े पे सवार होके जंगल में घूम रहे हैं। आप जैसे ये एक काउबॉय की जो ड्रेस पहन के, गाउचो बोलते हैं या अच्छा, ये हैट जो है ये कोई स्पेशल है क्या? हाँ, ये मेरी सबसे पुरानी हैट है। मैं सिर्फ यही हैट यूज़ करता हूँ। मेरे पास हैट और भी हैं, लेकिन ये वर्ल्ड की बहुत फेमस एक कंपनी है कासा फाल्गियानो, अर्जेंटीना की। तो जो हमारे पुराने काउबॉयज़ हैं वो पसंद करते हैं वो हैट डालना, तो ये वही हैट है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है मेरे को, बस मेरे पुराना। तो ये इंडिया में मिलती है अवेलेबल? नहीं, ये अर्जेंटीना में मिलती है। यहाँ नहीं मिलती? नहीं, काफ़ी कॉस्टली होती होगी। हाँ ठीक, कॉस्टली है, लेकिन जैसे पुराने शूज़, पुरानी हैट, पुरानी गन, ओल्ड वाइन, और आपका हैंडी ओल्ड हॉर्स, जो हैंडी जो आपकी बातें मानता हो वो घोड़ा, पुरानी जीन्स, ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा आदमी को अपने साथ कैरी करनी चाहिए। ये आपको उस टाइम में हमेशा रखती हैं जिस टाइम से आप आए हो। अभी
जब आप कोई भी चीज़ नहीं डालते हो तो आप ट्रैवल कर रहे हो आगे की तरफ टाइम में, और जब आप पुरानी चीज़ डालते हो, मान लीजिए आप अपने दादाजी की धोती या कुर्ता डालो, तो उस दिन जो आपकी जो फीलिंग होएगी ना, वो आपके दादा से जुड़ जाएगी। वो फीलिंग उसकी कीमत को बयान नहीं किया जा सकता, रूट से। बस। तो मैं ढूंढता हूँ ऐसे, मेरे पिताजी के भी कपड़े कई बार मज़ा आता है डाल लेता हूँ, उनके कुर्ते पजामे, या अभी धोती तो मैं नहीं बांधता, पर धोती भी बांध दूंगा, मेरे को है। तो मुझे पुराने कपड़े ऐसे पसंद है पहनना। तो बॉलीवुड में और भी कोई ऐसे काउबॉय वाली ज़िंदगी जीते हैं? हाँ, सलमान खान, अभी फिरोज खान के बाद जैसे मैंने एक दो डायरेक्टर थे, मैंने उनसे पूछा कि आप जैसे वेस्टर्न मूवीज़, खूब ऐसी वेस्टर्न मूवीज़ हैं, द गुड द बैड द अगली, फ्यू डॉलर मोर, और खूब सारी वेस्टर्न मूवीज़ हैं, तो क्या इंडिया में क्यों नहीं ऐसी बन सकती? आप इंडिया में तो मैंने अभी पूछा, मैंने कबीर खान से, तो बोले कि इंडिया में ना ये कल्चर बहुत कम है, लोगों का ये टेस्ट नहीं है, लोग ना मॉडर्न ज़्यादा बनना चाहते हैं। जो बाहर जो अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्री है वो पीछे जाना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने सब देख लिया, अब वो अपने पूर्वजों की लाइफ जीना चाहते हैं। हम लोग बड़ी गाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं, जो वेस्ट है वो पुरानी तरफ, वो घोड़ों की तरफ दौड़ते हैं। वो आज भी मैक्सिको में ऐसे गांव हैं जो पूरे रेंच हैं, लकड़ी के रेंच हैं, वहीं रहना, हाथ से ही सब कुछ कूट के पीस के खाना बनाना। वो कहते हैं कि हम वो लाइफ जीना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने जी, और वो उनका रिच कल्चर है, उसको वो रिच बोलते हैं। हमारे यहाँ रिच कल्चर का मतलब है पैसे से रिच, लग्जरी गाड़ियों से। यस। और उनका रिच कल्चर है कि उस लाइफ स्टाइल को जीना जो उनके पूर्वजों ने जिया। तो मैं वो रिच कल्चर पसंद करता हूँ। तो यहाँ इंडिया में वो मूवी चलती नहीं, तो इन्होंने एक जोशीले मूवी बनाई थी, वो कॉपी की थी, फ्यू डॉलर मोर की कॉपी थी बिल्कुल ही। तो उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अनिल कपूर, लेकिन अगर कोई इंडिया में इंडियन काउबॉयज़ का अगर लाइफस्टाइल जीता है बॉलीवुड में, तो सलमान खान, क्योंकि वो घोड़े भी रखते हैं, गायें भी रखते हैं, वो घोड़े के ऊपर वो अपने फार्म में ट्रैवल राइड भी करते हैं, तो वो लाइफ जीते हैं, तो उनकी है। तो सलमान खान से कभी मुलाकात हुई है? उनके जो भाई हैं मातीन भाई, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े भाई जैसे हैं। तो उनके पनवेल में और जो पार्टियाँ, उनका बर्थडे पार्टी चलती रहती है। हमारे घोड़े वाले काफ़ी हमारे दोस्त हैं जो उनके बहुत क्लोज़ हैं, और वहाँ जाते हैं हम, घोड़े वाले हमारे जाते हैं, कोई वो नहीं है, पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम पॉडकास्ट में शायद ना डिस्कशन करें, लेकिन वो जेन्युइन आदमी है और वो काउबॉय लाइफ स्टाइल जीते हैं। मुझे ऐसे जो सलमान खान होस्ट करते हैं कि वो बिग बॉस जो आता है, उसमें आप जैसे ये जो सेलिब्रिटी लोग के जो है, या अलग जो हट के काम कर रहे हैं कहीं कोई ना कोई, ऐसे लोगों को बिग बॉस में लेके जाते हैं, तो आपके पास कभी आया ऑफर? हाँ, 2017 या 18 का जो था उसमें मेरे को आया था, मैं सपना चौधरी और गीता फोगाट। तो गीता ने मना कर दिया था, और मैंने भी किन्हीं कारणों से मना भी, मतलब मना ही कर दिया था, कोई कारण हो गया था ऐसा। तो सपना चौधरी जब गए थे, तो वो जा सकते हैं, वो कोई इतनी वो नहीं है। तो लेकिन मैं उस शो के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन क्या है कि वो ठीक है, जो लोग उसमें जाते हैं वो उनको वैसी लाइफ या वो चीज़ वो शो करने का उनका वो है। मैं अलग टाइप फेक लाइफ नहीं पसंद करता। जो भी मेरे को, मैं जो हूँ मैं वो वैसी लाइफ जीऊँ कि मैं कोई भी कंट्रोवर्सी में मैं आना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को अब जीवन में शांति चाहिए घोड़े के साथ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई पोस्ट डालूं तो उस पे नीचे लोग गालियां दे रहे हैं या नीचे बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत किया, तो वो मेरे बस में नहीं है। अच्छा, जैसे आप गए जो आप जैसी ज़िंदगी जीते हैं, ऐसे तो मैंने जो और लोगों के बारे में देखा है, सुना है, वो बहुत रिच होते हैं, करोड़ों के, वो हज़ारों के मालिक होते हैं, और बंगले, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या होता है। तो आप भी उतने रिच हो गया?
नहीं 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 मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, और कोई भी मेरे को मेरे शहर में बता देगा मेरे फादर की और मेरे परिवार की, नॉर्मल सा जैसे आप लोगों का परिवार है वो ही है, लेकिन मेरा लाइफ स्टाइल रिच है, मेरा लाइफ स्टाइल रिच है। मैं लाइफ स्टाइल रिच जीना पसंद करता हूँ। पैसे तो हजारों लाखों आदमियों के पास हैं, लेकिन मुझे वो 17वें माले पे रहना पसंद नहीं है। मैं जंगल में, खेतों में ऐसे रहने वाला आदमी हूँ। मुझे जो घर की है जो खाना वो ही मुझे पसंद है। मैं अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं वीक में कम से कम एक रात गुजारता हूँ बिल्कुल अकेला जंगलों में। तो मेरी खूब आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैं जंगलों में अकेला मेरे घोड़े के साथ वहीं पे खा रहा हूँ, वहीं बना रहा हूँ, और कई कई दिन तक मैं जंगलों में या बाड़मेर, जैसलमेर में, ड्यून्स में अकेला मेरे घोड़ों पे ट्रैवल करता हूँ और वहीं सोता हूँ और वहीं, वो मुझे लाइफ अच्छी लगती। शिकार भी किया कभी? मतलब शिकार तो नहीं किया, पर नॉन वेज खा लेता हूँ। नहीं, जैसे जो घोड़े पे रहते हैं, अकेले जंगलों में रहते हैं, तो वो शिकार भी करते हैं। कुछ ऐसे जानवर भी है जिसका लीगली है, किस कोई इलीगल है, तो कभी लीगल शिकार नहीं किया नहीं, वैसे तो लीगल कोई भी नहीं है, लीगल नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ ये है कि ठीक है, वो जब जंगल में होते या हैं, बता नहीं सकते पॉडकास्ट पर किया? हाँ बस वही किया तो है। हाँ बस, तो लेकिन क्या है कि गन वन हाथ में रखते हैं। वो छोटा मोटा कोई ऐसा वैसे ही शौक हो जाए कि कोई मान लो खरगोश है, अब आप उसको मारे, वो कोई शिकार नहीं है सर। वैसे सामना हुआ है जंगली जानवरों से? खूब 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 खूब, बहुत बार। मतलब मैं जंगल में खूब ऐसे हैं जो मतलब ये जो आपके जंगल में राजस्थान में ज़्यादातर क्या मिलेंगे भाई, नील गाय आपको, और कोई डेंजर एनिमल नहीं है, गिद्दड़ विद्दड़ ये चीज़ तो मिल जाती हैं भाई। रिछ और लेपर्ड से तो हुआ नहीं, हुआ है तो वो वैसे गाड़ी में वो आप दूर से दिख गया तो वो ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने खूब ऐसे जंगलों में मैंने रात गुजारी जहाँ लेपर्ड हैं, पर किस्मत, लेपर्ड बहुत शाही एनिमल है, बहुत शर्मीला जानवर है लेपर्ड, वो हमारे से डरता है, और अगर आप उसके रास्ते में आओगे तो वो अटैक करेगा, नहीं तो कुछ नहीं। आप आग जला के बैठे हो, घोड़ा आपके पास है या गाड़ी भी है, तो वो नहीं आएगा वहाँ पे। तो मेरा उससे डर निकल चुका है इस उसमें कि भाई वो मेरे पे अटैक करेगा, कभी करेगा तो पता नहीं, लेकिन नहीं करता। तो राजा महाराजाओं से भी दोस्ती होगी अब तो? जो वो मेरी राजस्थान में जो लोग हैं मेरे काफ़ी क्लोज हैं, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, महारावल चैतन्य राज सिंह जो जैसलमेर के महाराज साहब हैं, और पाचो पद्मनाभ सिंह जयपुर महाराज साहब, काफ़ी धवल सिंह जी हैं जो शिवाजी महाराज के वंश। वो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं उनके साथ बैठता हूँ। वो इतने जीनियस, इतने जेन्युइन और इतनी बड़ी रॉयल फैमिलीज से हैं, उनकी हिस्ट्री रही है उन लोगों की, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे वो अपने पास बैठाने के लायक समझते हैं। मेरे अंदर वो, मेरे में वो ट्रस्ट देखते हैं कि एक भाई की तरह, दोस्त की तरह मैं हूँ। तो मैं काफ़ी रॉयल फैमिलीज़ हैं इंडिया की, तो मैं उनके साथ बैठता उठता हूँ, मेरी दोस्ती है, और वो सब घोड़ों से रिलेटेड ही है वो दोस्ती। तो कौन सी नस्ल जो ब्रीड रखते हो आप घोड़ों की? मैं मारवाड़ी घोड़े रखता हूँ, सिंधी भी रखे हैं मैंने, अर्जेंटीना के भी मेरे बेटे के लिए अब ले रहा हूँ, कुछ है पोलो में। बेटा तो पोलो का इंडिया का सबसे कम एज का ले रहे हैं। हाँ जी। तो मैं मारवाड़ी घोड़े रखता हूँ, और मारवाड़ी घोड़ों में मैं हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ और जजिंग भी करता हूँ मारवाड़ी घोड़ों की। और ये वर्ल्ड की टॉप ब्यूटीफुल ब्रीड है, इसका कोई जवाब नहीं। इसको आप, ये compete कर सकती है अरबियन हॉर्सेस से। तो मारवाड़ी को आप, अगर मारवाड़ी को सही प्लेटफॉर्म मिले इंटरनेशनल लेवल पे, तो मारवाड़ी बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास ब्रीड है, बहुत ही ज़्यादा। उसके अंदर स्वामी भक्ति, उसके अंदर पेशेंस, उसके अंदर कुछ भी कर सकता है वो इक्वाइन में भी। वो
ये वार हॉर्स रहे हैं, हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी इनके ऊपर, तो हजारों साल से तो इनकी पीठ पे बैठने से कॉन्फिडेंस आता है। तो मारवाड़ी से इसलिए हर आदमी लव करता है मारवाड़ी घोड़े से, तो मुझे मारवाड़ी वो पसंद। कहते हैं महाराणा प्रताप उस घोड़े पे सवार होकर चलता था, क्या नाम बताते हैं उनका? चेतक। चेतक। तो ये मारवाड़ी घोड़ा था वो? हाँ, उस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो मारवाड़ी मानते हैं, कुछ लोग काठियावाड़ी बोलते हैं, लेकिन मारवाड़ी के ज़्यादा वो लगता है कि मारवाड़ी था चेतक। चेतक अटक दूसरा घोड़ा था। तो लेकिन वो सारे मारवाड़ रीजन में थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे मारवाड़ी घोड़े थे, तो जरूर उन्हीं में से एक रहे। और बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हुए हैं कि जो चेतक से अलावा जो जो बहुत अल्टीमेट मारवाड़ी घोड़े थे जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है अपने, जो जो सवार हुए हैं, जो अच्छे जो लड़ाके हुए हैं, उनका नाम उनके घोड़ों के कारण हुआ है। तो आप जितने भी आप उठाओगे, आप शिवाजी महाराज के घोड़े को, आप रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े को, आप चेतक को, या अब जितने भी बड़े बड़े महाराजा रणजीत सिंह, जो एक घोड़ी होती थी अश्वलैला, वो आज तक की वर्ल्ड की सबसे महंगी घोड़ी, उस टाइम 65 लाख रुपए खर्च हुए थे, 12,000 सैनिक मर गए थे उस घोड़ी के लिए, उसको लेने के लिए। उनके अंदर इतनी दीवानगी थी उस घोड़ी को देखने के लिए कि जो आज लाहौर की 200 फीट जो सड़क जिसे बोलते हैं, वो सिर्फ उस घोड़ी के लिए बनाई गई थी, अश्वलैला के लिए। और जब वो घोड़ी आई तो उन्होंने मतलब पूरे लाहौर में बोल दिया था कि अगर इसकी नथनों में अगर धूल का एक छींटा भी चला गया तो मैं यहाँ सब, मतलब उन्होंने एक रूल पास कर दिया था। तो पूरा शहर उस दिन झाड़ू लेके खड़ा था, तो सिर्फ उस घोड़ी के लिए। और वो इतनी आशिकी थी उस घोड़ी के लिए उनको कि उनके बेटे ने भी गलती से उस घोड़ी पे बैठा तो उन्होंने उसको बेदखल कर दिया था। तो वो ये कहते थे कि और कोई नूर जो घोड़ा था वो अश्वलैला की गर्दन पे ही बनता था। तो घोड़ों के लिए जिस आदमी को, ये प्रोफेशन ही ऐसा है, जिसको घोड़े का लगाव एक बार हो गया, वैसे तो डॉग्स का, कैट का, गाय भैंस सब का अपना अपना होता है, लेकिन अगर घोड़े का लगाव अगर किसी को हो गया तो, क्योंकि वो आपको प्लेजर देता है। दुनिया में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप राइड कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हाई प्लेजर देता है घोड़ा आपको। आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, वो आपको प्लेजर नहीं दे रही, वो मशीन है। लेकिन घोड़ा आपको प्लेजर, आपके अंदर वो मर्दानगी फील करवाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है कि आप मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि अल्लाह ने हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब, मर्द का आखिरी मुकाम क्या है, जहाँ पे मर्द को लगे कि इसके बाद तो बस दुनिया ख़त्म। तो हाजी साहब ने कहा कि जी ऑब्वियसली जो अल्लाह की सीट है या भगवान की जो पदवी है, अगर वो मिल जाए तो वो तो सबसे बड़ा मुकाम होगा। तो अल्लाह ने कहा कि मर्द का आखिरी मुकाम है तैरते हुए घोड़े की पुश्त पर बैठना। जब घोड़ा ऑल आउट स्पीड में जब दौड़ रहा है, उसकी पीठ पे जब जो आदमी बैठता है ना, और उसके कानों के बीच से जो हवा आती है ना, वो सीधी स्वर्ग से हवा आती है, वो जो फील है ना, वो मर्द का आखिरी मुकाम है। उसके बाद और कुछ नहीं, उसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। तो मुझे वो लाइफ पसंद है। मुझे जब उन कानों के बीच से हवा आती है तो मेरे को लगता है कि मेरे से रिच आदमी कोई नहीं है हिंदुस्तान। अच्छा, ये बताओ, ये जो घोड़ों का ये बिजनेस भी है क्या जो आप करते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें ब्रीडिंग है, इसमें लोग घोड़े को खरीदते हैं, बेचते हैं, और ये कभी से ही चलता है। घोड़े का तो बिज़नेस, जैसे घोड़े का तो बहुत रिच बिजनेस माना जाता था। जैसे आप हीरे के व्यापारी होते थे, तो ऐसे ही घोड़ों के व्यापारी होते थे। अब मेरा जो स्टड फार्म है, मैं ब्रीडिंग करता हूँ, और जो ब्रीडिंग में जो न्यूकॉल्ट्स और फिलीज जो बच्चियाँ आते हैं तो उनको सेल भी कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो पूरे उसको मेंटेन करना होता है स्टड फार्म को, जो खर्चे हैं उनको। तो आपका कहाँ पे है स्टड फार्म हाउस अभी? मेरा एक
सन सिटी सेक्टर 34 में है रोहतक, और एक मेरा जयपुर में है, जयपुर के बिल्कुल पास में, जयपुर के बीच में एक आलवाड़ में, तो वहाँ पे हमारा स्टड फार्म। ओलंपियन वो मनु भाकर जो शूटर है, मैंने वो उनको भी घुड़सवारी करते हुए देखा है। वो आपके शायद स्टड फार्म हाउस में ही उन्होंने किया है। वो बहुत अच्छी राइडर है और बहुत ब्रेव गर्ल है वो, और वो जो भी काम करती है वो बहुत मतलब वो नेक्स्ट लेवल का करती है वो। तो उसका फ़ोन आया, भैया मुझे राइडिंग करनी है, तो माँ मनु तुम कभी घोड़े पे बैठी हो? बोली नहीं भैया मैं बैठी नहीं हूँ, पर मैं बैठ के चला लूँगी। तो आप बिलीव करो, मैंने फर्स्ट डे ही उसको घोड़े को नदी के अंदर उतार दिया। नदी के अंदर मेरे पास वो वीडियो भी पड़ी, और वो नदी के अंदर घोड़े को राइड कर रही थी, और घोड़ा कम से कम 2-3 फीट पानी भी होगा, और घोड़ा डर भी रहा है, और वो फर्स्ट डे बैठी है। और वो सिंधी घोड़ा था, वो बहुत चंचल भी होते हैं, बदमाश भी होते हैं सिंधी घोड़े, और वो बड़े आराम से उसको कंट्रोल कर रही थी, इतना कॉन्फिडेंस था उस लड़की में। तो उसके अंदर जो उसका जो घोड़ा साइकोलॉजी से रुकता है कि आपकी साइकोलॉजी जो है, दोनों कॉन्फिडेंस जो, तो उस लड़की के अंदर इतना हाई कॉन्फिडेंस है कि वो क्योंकि घोड़ा भाप लेता है आपकी लेग्स की कंपन से कि ये सवार डर रहा है, ये फर्स्ट टाइम कर रहा है, लेकिन जब वो कर रही थी तो घोड़ा इतना काम, इतना इजी और इतना हैंडी हो गया कि उसको लगा कोई अच्छा राइडर बैठा है। तो बहुत अच्छी राइडर है वो लड़की। अच्छा, हमने जैसे पोलो का गेम तो सुना है, जैसे वो तो विदेश में ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन क्या घोड़ों के और भी ऐसे इवेंट है कि जो इंडिया में या कहीं और होते हैं? कौन कौन से इवेंट होते हैं ऐसे? घोड़ों के काफ़ी, जैसे इक्वेस्टेरियन में, इक्वाइन में, जैसे शो जंपिंग है, ड्रेसाज है, और एंडोरेंस है, काफ़ी गेम है इसके अंदर, 7-8 गेम है। और पोलो जो है वो उसको खेलने वाली अलग कम्युनिटी है। पोलो दुनिया का सबसे डेंजरस गेम है। तो क्या इंडिया में पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है, तभी तो खेलते हैं इंडिया में। अपने जयपुर महाराज साहब खेलते लेकिन हैं। हमारे इंडिया के तो बहुत कम प्लेयर है उसमें। कम तो नहीं है, होंगे, खूब हैं, टीमें खूब हैं, कम से कम 20-25 टीम होंगी। हाँ, लेकिन अर्जेंटीना, अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें ज़्यादा पोलो चलती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जयपुर में चलती है। और हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे भीम सिंह सुहाग जी, उनके बेटे समीर सुहाग बहुत बड़े लीजेंड रहे हैं, इंडिया के कैप्टन भी रहे हैं, और क्लास राइडर हैं और क्लास स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो ये गेम ऐसा है कि ये आपको एक अलग लेवल का फेम देता है, एक अलग क्लास देता है। ये बहुत डेंजरस गेम है, तो इसको खेलने में मर्दानगी फील करते हैं। लड़के लड़कियां खेलते हैं तो लड़कियां अपने आप को ब्रेव गर्ल बोलती हैं कि हम पोलो खेलते हैं। अच्छा, अपने एक पॉलिटिशियन हरियाणा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी वाइफ है श्वेता हुड्डा मिर्दा, वो भी कोई घोड़ों का गेम खेलती है। वो कौन सा खेल है, कौन सा इवेंट है? वो शो जंपिंग करती हैं, शो जंपिंग, और वो बहुत अच्छी राइडर हैं, बहुत अच्छी क्लास राइडर हैं। उनके काफ़ी मेडल भी हैं, और अभी तो वो थोड़े से स्पोर्ट्स से कम टच में हैं अभी, लेकिन वो बहुत अच्छी राइडर रही हैं। क्या वो खुद के घोड़े हैं उनके पास? हाँ जी, उनके खुद के अपने घोड़े, क्योंकि आप जो भी शो जंपिंग या कोई भी, वो एक एक दो दो घोड़े की ज़रूरत होती, तो हर आदमी अपना घोड़ा ऑन हॉर्स रखते हैं। तो उनके पास बहुत अच्छे घोड़े, वार्म ब्लड ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो वो वार्म ब्लड हॉर्सेस रखते हैं, और वो अच्छी राइडर हैं श्वेता मिर्दा जी। तो अब मुझे पता चला कि एक काउबॉय पे कोई सीरीज़ आ रही है, वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, उसमें बहुत इंटरनेशनल लेवल के शख्सियत भी है। तो कौन सी है वो, और आपका उसमें कैसे आप लोगों से संपर्क हुआ सीरीज़ के लिए? वो हैदर खान एक फ़िल्म डायरेक्टर हैं, काफ़ी बड़े हैदर खान, वो ये सीरीज़ बना रहे हैं, एक्सप्लोरिंग विद लीजेंड्स करके। तो उनका मेरे से संपर्क हुआ, तो उन्होंने बोला कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और आप मतलब
आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ काम करें और हमारी सीरीज़ में। तो मैंने बताया सर मैं एक्टिंग वगैरह मेरे को नहीं आती, मैंने छोटा मोटा थिएटर तो किया है पर मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। तो बोले कि नहीं ये कोई ऐसी नहीं है कि इसमें आपको एक्टिंग करनी पड़े, ये रियल लाइफस्टाइल बेस्ड जो सीरीज़ होएगी और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ल्ड के बड़े लीजेंड, कपिल देव सर, वसीम अकरम भाई साहब और काफ़ी जो अच्छे अच्छे वर्ल्ड के स्पोर्ट्स पर्सन हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं मेरे से बड़े, वो सब लोग हम इस सीरीज़ को अभी करके आए हैं अबू धाबी में और अभी वो 1-1.5 महीने में लॉन्च हो जाएगी। तो बहुत अच्छी सीरीज़ है, उसमें काउबॉय का एक अलग वो दिखा रखा है। तो अब तो जो टीम थी जो हैदर साहब की आपने बताया कि उन्होंने संपर्क किया, तो कहाँ पे मुलाकात हुई और वो आपसे कैसे इम्प्रेस हुए कि हाँ ये बंदा फिट बैठ सकता है हमारे साथ? वो उनको शायद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चला मेरी कोई वीडियोस देख के कि ये कौन आदमी है जो ऐसे जंगलों में घूमता है घोड़े पे, और तो उनकी टीम का मेरे पास फ़ोन आया कि वो आपको इस सीरीज़ में लेना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आप आ जाएं मेरे फार्म पे। तो वो मेरे रेंच पे, मेरे फार्म पे आए जयपुर। तो उन्होंने जो माहौल देखा वहाँ पे तो वो बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने बोला कि ये बेहतरीन लाइफ है और मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए। तो और फिर हमने धीरे धीरे साथ में काम किया। तो फिर वो सीरीज़ अभी कंप्लीट में करके आया हूँ। तो कौन कौन है और इसमें सीरीज़ में? कपिल देव हैं, वसीम अकरम हैं, एक वजमा है अफ़गानिस्तान की मॉडल, और एक अपने कार्तिकेयन हैं जो फार्मूला 1, और फेमस फिल्म डायरेक्टर कबीर खान है इसी में, और एक दलजीत पाजी हैं, ये काफ़ी अच्छे बॉलीवुड कैरेक्टर, कई कैरेक्टर हैं इसमें। तो वो अभी आ ही जाएगी अभी कुछ दिन बाद। तो वसीम अकरम साहब से बात हुई? हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल अपने जैसे ही हैं, जैसे हम लोग गांव से निकले हुए हैं। वो इतना डाउन टू अर्थ आदमी मैंने देखा नहीं। मतलब मुझे ये लगता है कि जो ये पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं। वसीम अहमद जो पाकिस्तान के हॉकी टीम के कैप्टन हैं, वो बहुत क्लोज फ्रेंड मेरे। तो वो ज़्यादातर तो पंजाबी ही बोलते हैं, सारे पंजाबी बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों में आपको 90% वही बातें मिलेंगी जो हमारी बातों में है। वही गांव का, वही खेती बाड़ी, वही सारी चीज़ें। तो ऐसे लगता है कि यार ये तो बिल्कुल एक ही हैं हम। तो वो बहुत जेन्युइन आदमी है वसीम अकरम। और हम तो वो जब मैच देखते थे भारत पाकिस्तान का, जब वसीम अकरम लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर होते थे तो अच्छे अच्छे अपने इंडियन जो बैट्समैन हैं उनके पंजे उखड़ जाया करते, और ऐसे कहते थे कि भाई वसीम अकरम जब तक टीम में है कुछ नहीं कह सकते। मैं अभी तो क्या ऐसा एग्रेशन उसकी वैसे निजी जीवन में क्या है? वो आदमी है, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने उनके साथ एक क्रिकेट मैच खेला वहाँ पर, और अभी वो हो गए 60 के, 59-60 के, पर अभी भी वो बोलना वैसे ही मार देते हैं। मुझे क्रिकेट का ज़्यादा सा नहीं है, पर वो जो स्विम वो जो मारते हैं अभी भी वही मारते हैं। और मैंने उनको देख के मैंने सीरीज़ में बोला, इमाम पाजी जिन्होंने ਤੁਹਾਡੀ जवानी नहीं देखी ना उन्होंने कख नहीं देखा। जिसने वसीम अकरम की जवानी नहीं देखी उसने सच में कुछ नहीं देखा क्रिकेट में। और वो क्या बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी 6-2-3 की पर्सनैलिटी है। और वो मतलब आज भी अगर वो क्रिकेट खेले तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो डोमेस्टिक में तो आज भी अच्छे खेले। क्या स्पोर्ट्स पर्सन रहा, वो अल्टीमेट लेवल का। और उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो बात करने का जो तरीका है, सलीका है, वो कमाल का है। वो बिल्कुल कपिल देव पाजी वो तो लीजेंड है हमारे, वो तो कोई दो राय नहीं, हमारे इंडिया के लीजेंड हैं। वर्ल्ड कप जीता है, वो साथ में ही होते थे, बातचीत के वो साथ में ही होते थे। तो बल्कि हमारा तो मेन ही हमारे को तो थे ही हमारे मेन कैरेक्टर वो, हम तो उनके पीछे थे, हम तो उनसे जूनियर हैं। तो दोनों ही बहुत लीजेंड हैं। तो उनके तो जो अपने इंडिया में जो और भी काउबॉय की ज़िंदगी जीना चाहते हैं
उनके लिए कोई ख़ास सुझाव और उनके लिए कोई नसीहत कि भाई क्या कर सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कैसे अजीत नंदल जैसा काउबॉय ज़िंदगी, वो हैट और वो सब चीज़ें और वो घोड़ा जंगल पता नहीं क्या क्या। उसके लिए ये हैट और ये चीज़ तो कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको उस प्रोफेशन में डीप जाना पड़ेगा। आपको सपने में, मेरे को झटके लगते हैं सपने में अब भी। मतलब मेरे को ये लगता है कि जैसे घोड़ा भाग रहा है और मैंने ये घोड़ा रोक दिया, मैंने ये घोड़ा मोड़ लिया, मेरे को झटके लगते हैं अब भी सपने में, नींद में। तो वो जब झटके आपको लगेंगे जिस प्रोफेशन के, तो आप वैसे ही बनते चले जाओगे। एक हमारे अनिल भाई साहब थे डिस्कस के, अनिल सांगवान, बहुत लीजेंड हुए हैं। वो इतने पागल थे कि वो रात को अगर ट्रेन में भी हैं तो 8-10 राउंड जब तक डिस्कस के वो जो राउंड सर्कल ना लें, वो नींद ही नहीं आती उनको। बोला यार मेरे को नींद ही नहीं आती, सर्कल नहीं ले लूँ तो तब तक कि यार मैंने कुछ किया। तो जब आपके बेड पे सर्कल लेते थे नहीं, वो मान लो आप ट्रेन के अंदर हैं तो बाथरूम के पास जाके वो सर्कल ले लेते तो एक ये हो जाता कि हाँ मैंने कुछ कर लिया। तो सेम है, अगर आपको घोड़े रखना है तो आपके अंदर से घोड़ों की गंध आने लग जाए, उसकी खुद में से आपको, रात को आप घोड़े पे ट्रैवल कर रहे हो सपने में, तो आप बन सकते हो। आप ये नहीं बन सकते कि आपने कोई महंगे कपड़े डाल लिए, हैट डाल ली या घोड़ा खरीद लिया। अब मेरा बेटा भी घोड़ा चलाता है सारी चीज़, लेकिन वो ये लाइफस्टाइल नहीं जी सकता, उसको नहीं है, उसको ये बेटा अब 13-14 साल का हो गया, 15 साल का। तो पोलो का फर्स्ट, हाँ पोलो वो अच्छा खेलता है, हाँ जी वो पोलो अच्छी खेलता है और अब उसका पूरा फोकस ही पोलो में है। तो अब मैं कहूँ कि वो भी हैट डाल के ऐसे चला जाए जंगल में, लेकिन वो काउबॉय नहीं है, उसकी फील नहीं है वो। तो इसके लिए आपको पर्सन है, बस उसको आपको फील देनी पड़ेगी। वो आप मान लो आप गांव में आप ये कह दो जी ये पाली है, ये जाता है जी चरवा है गायें लेके, और वहाँ से गायें भाग ली, मैं हमारी बता देता हूँ, अगर गायें भाग ली तो हम 5 मिनट में गुस्सा हो जाएंगे, हम इरिटेट हो जाएंगे, अब गाय को मारेंगे या घर वालों को बोल रहे नहीं जाऊँगा मैं कल से। तो वो प्रोफेशन वो नहीं है, पैरों में वो काटे चुभने चाहिए। तो जो रियल पाली होते थे, मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके अंदर पेशेंस होता था। भाई चरण लाग रही है तो कोई बात ना, भाई चरण लाग रही है, वो गांव में खुद बैठे रहना, भैंस चरने लग रही है तो बेशक गांव में बैठे रहो, भाई भैंस छकनी चाहिए भाई। तो ये जो एक पेशेंस है ना, ये उस प्रोफेशन में आपको आगे लेके जाता है। पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है, पेशेंस। अगर आपको ये लगता है कि मैं 2 महीने 6 महीने 1 साल में कुछ अचीव कर लूँ, तो नहीं हो सकता, आपको पेशेंस चाहिए। तो ये जो काउबॉय का जो प्रोफेशन है, इसमें पेशेंस है बहुत ज़्यादा। घोड़ा गिराएगा, आप अकेले हो, आप जंगल आपको काट के खाता है बिल्कुल। इतना आसान नहीं है जंगल में, आपके पशु पक्षियों की जब आवाज़ आती है तो नींद नहीं आती आपको। तो वो जो वहाँ पेशेंस चाहिए, आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स होनी चाहिए, आप आग जला के आपका फोकस घोड़े और उस दिमाग से आप ट्रैवल कर रहे हो घोड़े के साथ। अगर आप वहाँ मैं ज़बरदस्ती आपको बैठा दूँ कि आप ये काउबॉय हो जी आप, तो आप पूरा तो फोकस ये रहेगा यार वो आ गया तो फिर वो आप, तो इसलिए ये बनाया नहीं जा सकता। ये अब आप रिपोर्टर हैं, अगर मैं आपको वैसे बताता हूँ, मैंने भी एक बार रोहतक में मास कॉम में एडमिशन लिया था, MDU में। यस, तो अब मास कॉम करने के बाद तो आप बोलोगे कि पत्रकार हो गए। हमने हालांकि बीच में छोड़ दिया हमने, लेकिन हमारा वो मतलब हमें तो एडमिशन लेना था MDU में, तो वो ले लिया, लेकिन वो हमारे अंदर जहन में है ही नहीं वो रिपोर्टर, हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम रिपोर्टर बने। तो ज़बरदस्ती हम उसके अंदर जाना चाहते थे, क्योंकि हमें तो एडमिशन लेना कुछ ना कुछ MDU में, किसी ना किसी वहाँ पे हमारे कोई आसानी से मिल गया, तो बीच में छोड़ना पड़ा। क्योंकि वो इसलिए छोड़ना पड़ा कि वो हमारे से होगा ही नहीं वो।
तो सेम है, जो भी प्रोफेशन है, जो अब आपको मैं कह दूं कि आप काउबॉय बनो, तो आप बीच में छोड़ दोगे, आप ये कहे क्या बोरिंग जिंदगी है, क्या घोड़ा बैठ रहे हो, चल रहे हो। अच्छा, जैसे एक अच्छा राइडर किसी भी घोड़े के साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, जैसे किसी इवेंट में मेडल जीत सकता है, और अपने तो इंडिया की वो दिव्या जो है वो काफ़ी अच्छी राइडर है, तो इनके पास किस लेवल के घोड़े होंगे, उनकी कितने महंगे होंगे वो घोड़े? देखिए, अच्छा राइडर नो डाउट एक अच्छी परफॉर्मेंस जब आती है जब उसके ऊपर अच्छा राइडर बैठा हो घोड़े पे, लेकिन घोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अब जैसे इंडिया की सबसे यंगेस्ट और टॉप क्लास राइडर है दिव्यकृति सिंह, अभी गोल्ड जिन्होंने अभी एशियाड, वो बहुत सुपर फाइन राइडर है, लेकिन अगर उनको घोड़ा आप दे दोगे बिल्कुल नॉर्मल, तो वो कैसे उस पर परफॉर्म करेंगे? उनको घोड़ा भी उसी क्लास का चाहिए जिस क्लास की वो राइडर है, बल्कि उनसे अच्छा चाहिए। तो जो उनके फादर साहब हैं विक्रम सिंह जी मंडोता, वो बहुत ही मतलब पैशनेट आदमी है अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, पोलो के लिए। उन्होंने बहुत महंगे महंगे घोड़े खरीदे अपनी बेटी के लिए, और सच पूछो तो वो बेटी के लिए नहीं, अपने देश के लिए। वो घोड़ों के कारण इंडिया का मेडल आया। और उन्होंने, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं, उन्होंने अपना घर बेचा। ये उन्होंने मेरे से खुद डिस्कशन की थी ये बात, कि उन्होंने अपना एक घर सेल करके घोड़ा खरीदा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और तो वो जो लड़की है वो परफॉर्म इसलिए कर रही है कि उसके पीछे पूरी कायनात है, उसके फादर मदर, हम जैसे जो फॉलोअर्स हैं जो उसको फॉलो करते हैं दिव्यकृति सिंह को, क्योंकि हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी आइडियल है। वो हर लड़की के लिए हिंदुस्तान में अगर अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन में लड़कियों में गिनवाऊं तो भाई दिव्यकृति सिंह, मनु भाकर, पीवी संधू या सविता रानी, या जितने भी और जो भी अभी जो मेडल लेके आई हैं खूब जो लड़कियां, ये बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं। तो ये ऐसा बनने के लिए आपको पूरी कायनात जोर लगाती है आपके पीछे, तब जाके आप बन पाते। तो दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट पे अजीत नांदल भाई ने घोड़ों के बारे में, घोड़ों की दुनिया, काउबॉय क्या होता है, वो एक पूरी जर्नी आपको एक पॉडकास्ट के माध्यम से बता दी। और जो घोड़ों के जो लवर है, जो हॉर्स लवर हैं, वो अगर आज ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उनको काउबॉय बनने के लिए काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। अजीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।